नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बेहद चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हम इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते, यानी इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई हैं हम उनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन बीबीसी एक जाना पहचाना विश्वसनीय मीडिया क्षेत्र में उसका नाम है, और उसकी ये जो रिपोर्ट है इसके बाद जाहिर है बीजेपी सरकार, योगी सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई है। और इतने घंटे हो गए हैं, सुबह से ये रिपोर्ट आई हुई है बीबीसी की, लेकिन अब तक ये देखने में नहीं मिला है कि योगी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी या कि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी, मोदी, योगी ये सब अभी 11 सालों का जश्न मनाने में व्यस्त हैं, लेकिन इसी तरह का जश्न मोदी तब भी मना रहे थे, योगी तब भी मना रहे थे जब वो महाकुंभ को बहुत सफल बता रहे थे और ये कह रहे थे कि इसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में गई है। मोदी खुद गए थे स्नान करने, राष्ट्रपति गई, तमाम बड़े नेता, बीजेपी का कोई ऐसा नेता शायद ही बचा हो जिसने महाकुंभ में डुबकी न लगाई हो, और उन सब के लिए पूरी व्यवस्था थी, वीवीआईपी दर्शन और सारी चीजें, हर तरीके से आप संगम में जाकर आप कहाँ डुबकी लगा सकते हैं और किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा था पानी से, वहां पर जो जल क्रीड़ा जिसको कह सकते हैं वो सब किया बीजेपी के नेताओं ने। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी उस पर चुप रही कि महाकुंभ में आखिर जो भगदड़ हुई 29 जनवरी को, उसमें कितने लोग मारे गए, और क्या केवल एक भगदड़ हुई या कई और जगहों पर भी भगदड़ हुई है, क्योंकि पूरे प्रयागराज में कई प्रेशर पॉइंट्स खुद बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने बताए थे। और बीबीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक नहीं, कम से कम 4 जगहों पर भगदड़ हुई है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 37 लोगों की जो मौत का आंकड़ा सरकारी तौर पर यहाँ पर योगी सरकार ने पेश किया, जबकि असली आंकड़ा कम से कम 82 लोगों का है। कम से कम 82 यानी 82 लोग जो वो कम से कम कह रहे हैं, इसका मतलब इससे अधिक और हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीबीसी के पूरे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर गए, देश भर में 50 से अधिक जिलों में वो गए, जहां पर लोगों ने उनको तस्वीरें दिखाई कि वो संगम में थे और भगदड़ मची, तो उसमें कैसे उनके अपने परिजन खोए हैं, मृत हुए हैं, ये सारी चीजें जिनके सबूत उनको मिले वो 82 लोग हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दावा किया है कि हाँ हमारे भी किसी परिजन की मृत्यु हुई, लेकिन उसके सबूत नहीं मिले, तो बीबीसी ने यहाँ उसको उनको अपने आंकड़ों में शामिल नहीं किया है। यानी जो मोदी सरकार और योगी सरकार की तरफ से रोजाना आंकड़े आते थे कि आज इतने हजार लोग, इतने लाख लोग आज संगम पहुंचे, और रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि ऐसा आयोजन भूतो न भविष्यति, यानी न कभी हुआ न कभी होगा, इस तरह का जो दावा था बीजेपी का, उस सारे जो तमाम दावों पर बीबीसी की एक रिपोर्ट ने एक बड़ा निशान लगा दिया है सवाल का। और सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी बीजेपी चुप रहेगी या इसको इग्नोर करेगी, या जैसा उसने नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था, क्या इसी तरह का कोई अतिरेक भरा कदम बीबीसी के खिलाफ उठाएगी। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से चुप्पी पसरी हुई है, और उधर बीबीसी के जो सवाल अब आए हैं उस पर विपक्ष को एक और मौका मिला है कि वो अपने पुराने सवालों को फिर से दोहराए। पुराने इसलिए क्योंकि संसद से लेकर विधानसभा तक और सड़क तक हर जगह अखिलेश यादव हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या दूसरे नेता जो हैं, वो सवाल उठाते रहे कि भाई महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है आप उसकी हकीकत बताइए, आखिर कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हुए, आपने कितनों को मुआवजा दिया, किस तरह से मुआवजा दिया गया। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सारे सवालों पर कभी कुछ बोलने की जहमत बीजेपी ने नहीं उठाई। उसको ये लगता है कि हम सत्ता में आ गए हैं तो फिर बस हमारे पास सारे अधिकार हैं, हम चाहे बोलें, हम चाहे नहीं बोलें, हमारी मर्जी, हम जिसको माने कि ये मरा हुआ है हम उसको मुआवजा दें, हम जिसको माने कि ये अपनी मौत मरा है तो हम उसको मुआवजा ना दे। ये सब जो है बीजेपी अपनी तरह से तय कर लेती है और उसके बाद उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। यही अगर घटना दूसरे किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की कोई दुर्घटना हो, तो फिर बीजेपी नेताओं के तेवर देखिए कि कैसे वो लोग एकदम इंसाफ की बात करने लगते हैं और सरकार से इस्तीफे मांगने लगते हैं। ताजा उदाहरण हमारे सामने कर्नाटक का है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आज इन पर बीजेपी एक बार फिर से बुरी तरह घिर गई है। उसका जो मनमाना रवैया है उस पर इस तरह की रिपोर्ट्स और भी बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स बीच बीच में आती रही हैं, अलग अलग दावों पर, जो मोदी सरकार, योगी सरकार के दावों को
कटघरे में खड़ा करती रही हैं, लेकिन इस बार जो महाकुंभ पे भगदड़ पे जो रिपोर्ट आई है, इसमें बीजेपी अब बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को ये लगा होगा कि जो बीत गई बात गई, अब इसके बाद कोई चर्चा होनी नहीं है, लोग भूल जाएंगे, हम कुछ नए मुद्दे खड़े कर देंगे, विकास की बातें करेंगे, हम ये बताएंगे कि किसान अरबपति हो रहे हैं, हम ये बताएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था जो है कितनी बढ़ गई है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ये बताने की कोशिश अभी कर रही है बीजेपी। लेकिन जो असली पत्रकारिता होती है, या जो लोग अभी भी इंसानियत के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, वो सवाल उठाने से अभी भी चूक नहीं रहे हैं, और ऐसे ही कई सवाल एक बार फिर बीजेपी के सामने खड़े हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि महाकुंभ की भगदड़ पर ये जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है, इसके बाद बीजेपी अब किस तरह से फंसती है। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब 29 जनवरी की रात को कुंभ में ये जो भगदड़ हुई थी और खबर आई कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद लोगों को एकदम वो हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया, लोग अपनों को ढूंढने लगे, और उसकी जो तस्वीरें आई हैं बहुत भयानक तस्वीरें थी। लेकिन फिर भी कुंभ में जो बीजेपी का जश्न है वो चलता रहा, लोग उसी तरह, उसके नेता आते रहे, पहुंचते रहे, और कभी किसी ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई कि इस जगह पर जहां पर इतने लोगों की मौत हुई है तो हम व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ करें या हम अपनी कोई जिम्मेदारी दिखाएं। योगी प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। खुद आदित्यनाथ योगी पर भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि 29 जनवरी को घटना हुई और उन्होंने अपना आधिकारिक बयान दिया 19 फरवरी को विधानसभा में। इतना लंबा गैप, जबकि कायदे से होना ये चाहिए, अगर आप जिम्मेदार हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, जब आप सफलता का जश्न का क्रेडिट आप ले सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, तो विफलता की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है बीजेपी? क्या, किस बात का आखिर उसको डर है? क्या उसको ये लगता है कि जहां उसने कहीं अपनी गलती स्वीकारी, विफलता स्वीकारी, वहां जनता उसको अगले चुनाव में बैठा देगी? क्या लगता है आपको? शर्मिष्ठा जी, महाकुंभ में भगदड़ पे तो असल में दिल्ली और लखनऊ के बीच भी जो संघर्ष चल रहा है उसकी भी एक झलक देखने को मिली थी। चूँकि लखनऊ जो था वो छुपा रहा था घटना को, और दिल्ली जो था वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था उस घटना में मारे जाने वाले लोगों को। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही जो था वो श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी कर दी, और तमाम जो थे केंद्र के नेता उन्होंने सबने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो थे वो इसको अफवाह लगातार बताते रहे थे और कह रहे थे भाई इस पर सतर्कता बरतिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, लगातार ये बात कही जाती रही। और शाम को जाकर योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि 30 लोगों की उस भगदड़ में जान गई है। शाम में जाकर, बहुत देर बाद जाकर उन्होंने किया। तो ये शर्मिष्ठा जी, एक तरीके से ये भी देखने में आया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच भी एक तरीके से कहा जाए कोई सामंजस्य नहीं था। और अगर शर्मिष्ठा जी ये जानकारी थी लखनऊ को भी और दिल्ली को भी कि इतनी बड़ी घटना हुई है, तो लखनऊ क्यों छुपा रहा था और दिल्ली जो था वो क्यों श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था? तो ये भी सवाल उठता है। इसका मतलब शर्मिष्ठा जी, दिल्ली को जो जानकारी मिली वो बिना लखनऊ की जानकारी की तो मिली नहीं होगी। तो इसलिए ये तो है नहीं कि साहब लखनऊ जो है वो अनभिज्ञ था कि इतनी बड़ी घटना हो गई है प्रयागराज में, वो महाकुंभ में, और दिल्ली को वो सूचना मिल गई, उसका कोई सूचना तंत्र लगता भाई राज्य से जो सूचनाएं थी वहीं दिल्ली के पास थी। इसका मतलब शर्मिष्ठा जी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये सूचनाएं थी और उसने उसको छिपाने की कोशिश की। हम लोग देख रहे थे किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी का जो था वो बयान वायरल हो रहा था कि आप इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए और इस पर कार्रवाई की जाएगी, और यहाँ तक कि वीडियो तक डिलीट जो थे करवाए जा रहे थे। शर्मिष्ठा जी, ये महाकुंभ जो था और इसके बाद इसी महाकुंभ के चलते ही दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, उसमें भी कई लोगों की जाने गई थी। तो ये बड़ा मसला बना और भारतीय जनता पार्टी इसको मसले को छिपाती हुई नजर आई। और एक तरह से कहा जाए कि जो बड़ी घटना थी उस पर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आई, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की बात तो दूर है, जो असली घटना थी उस पर पर्दा डालते हुए सरकार नजर आई, यानी कि चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई। अब जो सवाल उठ रहे हैं शर्मिष्ठा जी कि अब जो बीबीसी की रिपोर्ट है, वो बीबीसी की रिपोर्ट शर्मिष्ठा जी उत्तर प्रदेश पर आधारित है। उसने 85 जो है वो 82 उसने जो है वो
खोज निकाली है और उनके बाकायदा चित्र जारी किए हैं उसने अपनी रिपोर्ट में, और ये सब बताया कि उनके परिजन थे, और ये तक कहा है कि उनको 5 लाख रुपया नकद देकर जो है वो भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी उठाया कि ये 5 लाख रुपया नकद क्यों दिया गया, क्या इसमें भी कोई घपला हुआ है। तो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं उनमें हो सकता है कोई सत्यता भी हो उन आरोपों में, और अगर नहीं है तो सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार, दोनों की तरफ से कम हमारी नज़र में नहीं आया कि इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया इनकी आई हो या उस रिपोर्ट को नकारा हो। सर मित्रा जी जी बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, और जो उनके सवाल हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उस ट्वीट में उन्होंने पूछा भी है कि ये जो 5 लाख रुपए आए हैं वो कहां से आपने सबको दिए। देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव लिख रहे हैं तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82। उसके बाद वो लिख रहे हैं सब देखें, सुने, जाने, समझे और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे, और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी, कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। #महाकुंभ प्रयागराज। ये अखिलेश यादव ने एक तरह से पूरा जो कच्चा चिट्ठा है, अमलेंदु जी, ऐसी कोई रिपोर्ट मान लीजिए किसी कांग्रेस सरकार या किसी गैर भाजपाई की सरकार के खिलाफ आती तो क्या अब तक वो सरकार मतलब उसको गिराने की स्थिति में बीजेपी नहीं आ जाती? क्या बीजेपी वहां पर सारे ईडी, सीबीआई, आईटी सबको नहीं छोड़ देती? क्या बीजेपी वहां पर यहाँ सीधे सीधे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती कि सारे लोग जो हैं वो पद से हट जाएं? ये जितने आरोप, गंभीर आरोप यहाँ पर अखिलेश यादव ने लगाए, क्योंकि वाकई ये बात देखिए, यहाँ पर जो नकदी वाली बात बोली है, 5 लाख नकदी जो आप, वो एक बीबीसी ने उसमें ये भी तस्वीर भी एक छापी है कि पुलिस वाले दे रहे हैं, और लोग उनसे ये कहा गया कि आप ये मुआवजा लो, और मृत्यु का कारण तक बदलवा दिया कि किसी की आकस्मिक मौत हो गई, कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा करके उनको बता दिया गया कि आपको ये बताना है कि भगदड़ में मौत नहीं हुई। तो फिर आप 5 लाख रुपए किस बात के दे रहे हो? और जो सबसे बड़ी बात नकदी, ये सही बात है कि इतनी नकदी आखिर आई कहाँ से? अगर आपने इतने सारे लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए हैं तो वो आए कहाँ से, और जिनको नहीं मिल पाए वो वापस कहाँ गए? और यहाँ पर मोदी जो नोटबंदी के बाद की डिजिटल और वो सब कैशलेस इकोनॉमी और ये सब की बात कर रहे थे, क्या यहाँ पर उनके दावों की भी पूरी तरह पोल नहीं खुलती कि 2 नंबर का पैसा जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी, काला धन, वो महाकुंभ में बहुत अच्छे से घूम रहा था? क्या कहेंगे अमरेंद्र जी? देखिए समिता जी, एक तो काले धन से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है, कोई नया रिश्ता नहीं है, और अगर इस तरीके से बांटा गया है तो जाहिर सी बात है समिता जी, ये करोड़ों रुपया इस तरीके से इसका मतलब बटा होगा। अब ये कितना बटा और कितना नहीं बटा, जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अगर वास्तव में सरकार के खजाने से गया है और ये कैश में गया है तो फिर इस पर पड़ताल होनी चाहिए कि कितने लोगों को गया और कितने लोगों ने बीच में इसमें, किन अधिकारियों ने घपला कर लिया। तो निश्चित तौर पे अगर कैश गया है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा समिता जी, किसको दिया गया और कितना दिया गया, और होगा भी तो कुछ फर्जी नाम भी चलाए जा सकते हैं। तो अगर ये कैश गया है समिता जी, तो ये कहीं तो इसका कोई रिकॉर्ड होगा ना, कैश कितना आया, कहाँ से आया और कितने लोगों को गया हुआ। तो वो कैश जितने लोगों को गया हुआ होगा तो उससे ही मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोगों को कैश दिया गया, तो कम से कम उतनी तो जाने गई हैं, ये तो मालूम पड़ ही जाएगा। तो ये चीज़ें कभी सामने आएंगी नहीं, चूँकि अगर ये कैश वाली घटना सही है तो फिर ये एक तरीके से कहा जाए समिता जी, तो ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, राज्य सरकार के ऊपर। और हम फिर एक बार कह दें कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है,
और बीबीसी ने ही ये सारे खुलासे किए हैं। सारी जिम्मेदारी इस रिपोर्ट की बीबीसी की है और राज्य सरकार की है, वो इसका जवाब दे, और नहीं देना है तो नहीं दे। तो ये इस रिपोर्ट पर अब चर्चा हो रही है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो इसलिए समिता जी, अगर ये कुछ हुआ है तो ये सरकार के ऊपर भी सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि भाई जो मोदी जी ने कहा था कि भाई नोटबंदी करके अब नकदी का प्रवाह जो है वो कम किया जाएगा और काले धन पर अंकुश लगेगा, तो अगर ये काला धन नहीं है, ये सफ़ेद धन है, तो सफ़ेद धन फिर ये नंबर 1 में होगा और कैश भी दिया गया है तो उसका रिकॉर्ड होगा, तो वो आखिर कितना दिया गया सरकार को ये बताना चाहिए था। और अगर 32 लोगों को जैसा स्वीकार कर रही थी सरकार, तो ये 32 जो नाम थे, बाकी वहाँ या 37 जो भी नाम, मतलब 32 या 37, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई इतने लोगों को, अच्छा इन लोगों को जो बाकी 37 लोग थे उनको अगर कोई मुआवजा दिया गया है तो क्या वो नकद दिया गया उनको भी या चेक दिया गया, ये मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल समिता जी उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर मोदी जी ने नोटबंदी से काला धन समाप्त कर दिया था तो ये इतने कैश जो है नकदी ये आई कहाँ से और इसका इंतज़ाम कैसे हुआ और किसने इसका इंतज़ाम किया, तो ये बहुत बड़े सवाल है समिता जी। और मुझे लगता है कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई नज़र आती है। अब जहाँ तक सवाल ये था जो आपने कहा कि अगर किसी दूसरे राज्य में ऐसा हुआ होता, उसकी रिपोर्ट आई होती, तो क्या अब तक बीजेपी ईडी और सीबीआई वगैरह को नहीं लगाती? समिता जी, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे लगता हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, वो जो बंगलौर की घटना है जी, और उसमें तो ये भी आ गया, एक जो सबसे तेज कहने वाला चैनल है उसका ही एक एंकर जो वो कह रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 59 सेकंड का उसका वीडियो है कि उनका संवाददाता बता रहा है बेंगलुरु का कि पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये आपका ओपन रोड शो नहीं करा सकते, और उसके बाद आरसीबी जो थी वो लेकर बाहर निकल पड़ी। और उसके बाद जो थे वो बता रहे हैं, जो BS बोम्मई, जो बसवराज बोम्मई है, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो बता रहे हैं नाकारा सरकार है, और यहाँ दिल्ली में बैठकर संबित पात्रा वहाँ की सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब संबित पात्रा सामने क्यों नहीं आते कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लें? मुझे लगता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जैसे कि चर्चाएं चलती हैं, हमें नहीं मालूम ठीक है कि नहीं है, तो भी ये अच्छा समय है संबित पात्रा को सामने आकर अब योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, और वरना इस बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जो रिपोर्ट आई है। तो ये सब मित्रा जी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और राजनीति जिस तरीके से होती है उस राजनीति, ये ओछी राजनीति कही जा सकती है कि आप महाकुंभ के सवाल पर चुप हो जाएं और बेंगलुरु पे आप जाकर इस्तीफा मांगने लग जाएं, जबकि बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सड़क पर आ गया, तुरंत उप मुख्यमंत्री सड़क पर आ गया, जो घटना के पीड़ित थे उनसे मिला, घायलों से जाकर मिला, और एक भी हताहत की संख्या छिपाने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ तो बड़ी संख्या में छिपाया गया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट से आ गया कि 85 लोगों जो तो इस तरीके से हुए। आवाज सब ही समझ सकते हैं कि महाकुंभ जो केवल उत्तर प्रदेश का था नहीं। जब ये बताया जा रहा है कि साहब वो सतना के DYSP जो थे वो खड़े होकर ऐलान कर रहे थे कि भैया आप लोग आगे मत जाइए, चूंकि आगे पूरा जाम लगा हुआ है। अब सतना से लेकर अगर इलाहाबाद तक जाम लगा हुआ है समित्रा जी, तो यानी जितने लोग जाम में खड़े थे उससे ज़्यादा कुंभ में पहुंच चुके थे। और ये सिर्फ सतना की बात नहीं थी कि सतना से इलाहाबाद तक जाम लगाओ, कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, बनारस से लेकर इलाहाबाद तक, यानी इलाहाबाद जाने वाली कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जिस पे कई किलोमीटर तक जो है वो जाम ना लगे हों। तो ये आप समझ सकती हैं कि घटना छोटी मोटी नहीं रही होगी। और पुलिस अधिकारियों के बयान आए कि बताया गया कि साहब एक दूसरी जगह भी भगदड़ हो गई है, तो उनका कि हमें जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हो तो बताइए, इस तरीके के बयान भी आए। तो यानी पुलिस को जानकारी नहीं थी कि कहाँ कहाँ जो है वो भगदड़ हो रही है और कहाँ कहाँ मौत जाने जा रही हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसका मतलब समिता जी कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल हुआ, लेकिन अपनी पीठ थपथपाने में कि साहब हमने 144 साल के बाद जो महाकुंभ कराया है और बहुत पुण्य का काम किया है। मुझे लगता है समिता जी कि ये पुण्य का काम जो हुआ होगा, लेकिन सरकार के मत्थे जो है ये पाप, एक महापाप जरूर चढ़ गया है। जी बिल्कुल, और इस महापाप पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर एक ट्वीट किया है, क्योंकि आपको याद होगा अमलेंदु जी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राज्यसभा में ये कहा हजारों लोग मरे तो नहीं, ये गलत है, और उन पर आपत्ति जताई गई, तो उन्होंने कहा कि आप सही आंकड़े बता दीजिए। इसी तरह मैं एक और उनका सांसद का नाम बोल रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि ये अभी फ्लाइट्स जो हैं वो इतनी महंगी होती जा रही हैं, इस पर आपको वो करना चाहिए। तो खुद राज्यसभा सभापति वो ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक आस्था का वो है और इसीलिए अभी मतलब वहां पर कमाई हो रही है, तो होने दीजिए। ये सारी इस तरह की बातें जो थी हुई थी। तो जब संसद में उस पर ठीक से जवाब नहीं दिए गए, जब विधानसभा में ठीक से जवाब नहीं दिए गए, तो उसके बाद बीजेपी ने शायद ये सोच लिया था कि हम जवाब नहीं देंगे और सवाल दब जाएंगे, लेकिन ये उसकी खुशफहमी निकली और ऐसा नहीं हो रहा। सवाल दब नहीं रहे, बल्कि अब और ज्यादा मुखर होकर सामने आ गए हैं।
कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट पर, एक बार इसको भी देखते हैं। कांग्रेस लिखती है, कुंभ भगदड़ में यूपी की बीजेपी सरकार ने 37 लोगों की मौत की बात कही थी, जबकि बीबीसी की पड़ताल में 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल देकर कुंभ से हटा दिया गया और मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। सवाल है, बीजेपी सरकार कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छिपाने में क्यों लगी रही? लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी सरकार को अपनी छवि की क्यों पड़ी थी? बीबीसी की ये रिपोर्ट सरकार की संवेदनहीनता को बताती है, जहां लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है और अपनी खोखली छवि बचाई जा रही है। शर्मनाक। ये जो अमलेंदु जी कांग्रेस का ट्वीट है, ठीक है, उसको इसी तरह से लिखना भी था, क्योंकि अभी तक कांग्रेस को जो घेरने का काम करती है बीजेपी, तो अब बीजेपी ने भी कांग्रेस ने भी बीजेपी की नाकामी को यहाँ पर दिखा दिया है, बीबीसी की रिपोर्ट का जिक्र किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो उभरता है, आंकड़े छिपाने की जो बात है और जो छवि की बात यहाँ पर कांग्रेस ने की है, दो जगह उसने छवि शब्द का इस्तेमाल किया है कि खोखली छवि, और आप अपनी छवि बनाने के लिए ये सब करते हैं। नोटबंदी के समय आपको याद होगा, कोई सही आंकड़ा सामने नहीं आया, अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर में वास्तव में कितना धन था और कितना वापस आया, और 2000 का नोट जो बंद किया गया उसके पीछे क्या वाकई सरकार की नाकामी थी, कोई इस तरह का जवाब जो है ठीक से नहीं दिया गया। दूसरा, लॉकडाउन के समय आपको याद होगा कितने लोगों को अपने मतलब रोजगार से और घर परिवार सब छोड़ना पड़ा, और उन लोगों की क्या मौतें हुई, उस पर सरकार ने ना कोई जिम्मेदारी ली, ना कोई मुआवजा देने जैसी बात सामने आई। आपको याद होगा कोरोना के वक्त उसके भी आंकड़े जो हैं वो छुपाए गए कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई। तो ये सरकार जो है आंकड़ों से आखिर इतना डरती क्यों है? और अगर तुम्हें इतना शौक है कि तुमको 11 नहीं 50 साल तक राज करना है, तो क्या इसी तरह से लोगों की जिंदगियों से खेल कर राज करना चाहती है मोदी सरकार? देखिए सुमित्रा जी, एक तो जो लाशें हैं उनसे बीजेपी को लगता है बहुत ज़्यादा प्रेम है, और वो हर मामले में आंकड़े इस मामले में छिपाती है। और ये सिर्फ एक घटना का सवाल नहीं सुमित्रा जी, कोरोना काल का भी आपने जिक्र किया। संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी रिपोर्ट जारी की, और WHO ने कहा कि लगभग 50 लाख मौतें कोरोना से भारत में हुई हैं। उस रिपोर्ट को तुरंत सरकार ने खारिज किया कि ये आंकड़ा सही नहीं है, गलत है, और इसका जो तरीका है वो ठीक नहीं है। और सुमित्रा जी, उसी रिपोर्ट में अमेरिका में भी कहा गया कि अमेरिका में भी जितनी बताया गया है उससे 4 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। कई देशों का उसमें जिक्र किया गया, केवल भारत अकेला देश था जिसने उस रिपोर्ट पे अपनी टिप्पणी दी कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, बाकी सबने खामोशी के साथ उसको स्वीकार कर लिया। तो आंकड़े तो इनके पास होते ही नहीं है, कोरोना काल के भी आंकड़े नहीं थे। पहले तो कहा गया था 4-4 लाख रुपए सबको मुआवजा दिया जाएगा, फिर उससे मुकर गए कि किसी को मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, उसके बाद फिर जब आदेश हुआ तब वो मिलना शुरू हुआ है कुछ लोगों को। अब पता नहीं कि कितनों को मिला है, कितनों को नहीं मिला है। अब सवाल ये सुमित्रा जी, जैसा आपने भी कहा कि भाई मुआवजा मिलेगा तो तब ना, जब सरकार ये मानेगी आंकड़ों में कि भाई इतने लोग उस दुर्घटना में मारे गए, तभी तो मुआवजा मिलेगा। और जब माना ही नहीं जाएगा, इस तरीके से कोरोना काल में हुआ कि कोरोना से कितनी जाने गई ये बताया ही नहीं गया। जो सर्टिफिकेट जारी किए गए, किसी को बताया गया कि हार्ट अटैक से जान चली गई, किसी को बताया गया ब्रेन हेमरेज से चली गई, किसी को कोई और कारण बताए गए। तो यानी जो असली कारण थे वो बताए ही नहीं गए कि ये कोरोना से हुई है। जबकि जो भी समय कोरोना खुद कोई एक तरीके से जो अब तक जो रिसर्च आई हैं, कोरोना खुद कोई कारण नहीं है मौत होने का। कोरोना से जो बीमारियां जो हो रही थी उन पे वो अटैक करता है। अब किसी को अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है उसकी, तो वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से उस पर अटैक होता है। तो किसी के फेफड़े काम करना बंद करते हैं, किसी के हार्ट पर अटैक पड़ता है, किसी के ब्रेन पर अटैक पड़ता है। तो कोरोना उसका एक कारण बनता है, उससे फिर ये जाने जाती हैं। तो सीधे सीधे तो आप कह देंगे भाई टेक्निकली कि कोरोना से नहीं हुई है, ये जान तो जो हार्ट अटैक से गई। तो हार्ट अटैक से गई, हार्ट अटैक आया क्यों, सवाल तो ये पूछा जाएगा। निमोनिया से गई तो निमोनिया हुआ क्यों, कोरोना ही निमोनिया में बदलता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। तो इसको लेकर सवाल जो थे वो उठे, और सरकार ने उनको छुपाने की एक तरीके से कोशिश की। ये बात सामने आई। उस समय भी हम लोग लगातार सुमित्रा जी चर्चा करते थे कि जो आंकड़े आ रहे हैं ये आंकड़े सही नहीं है। उसके बाद तो फिर बाद में सरकार ने भी इसके आंकड़े भी देना बंद कर दिए, कोरोना के भी। पहले तो रोज आंकड़े आते थे शाम को कि कितने आए, उसके बाद तो सरकार ने वो भी आंकड़े देना बंद कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घोषणा करने से पहले लॉकडाउन की या इसको बढ़ाया जा रहा है, पहले आते थे। और फिर जब सुमित्रा जी हम लोगों ने देखा कि जब वो संख्या बढ़ने लगी और आंकड़े छुपाए जाने लगे, तो प्रधानमंत्री भी फिर गायब हो गए।
फिर वो रात के 8 बजे आना उनका बंद हो गया और फिर उन्होंने घोषणा करना बंद कर दी कि आगे बढ़ाया जा रहा है। मालूम पड़ता था कि वो विज्ञप्ति आ जाती थी। अरे भाई, विज्ञप्ति तो पहले भी आ सकती थी, आपको अचानक लॉकडाउन करने की आवश्यकता क्या थी? और जो अचानक लॉकडाउन किया गया उसकी वजह से भी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी। तो बहुत सारे सवाल जो थे सरकार को लेकर शर्मिष्ठा जी उठे। बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं इसी तरीके के वो आंकड़े छिपाने का काम करती हैं, चाहे वो कोरोना से जान जाने का मामला हो, चाहे रेल दुर्घटनाओं में जान जाने का मामला हो, और चाहे सुमित्रा जी कुंभ में जान जाने का मसला हो, या रेलवे के ब्रिज पर भगदड़ से जान जाने का मसला हो। सभी मामलों में ये आरोप लगते रहते हैं, विपक्ष लगाता रहता है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, सही आंकड़े नहीं दे रही है। संसद का आपने हवाला दिया सुमित्रा जी, कई दिन संसद बाधित हुई, संसद में ये सवाल उठाने ही नहीं दिया गया कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें कितनी जाने गई। जब भी ये सवाल उठता था संसद स्थगित कर दी जाती थी और बाहर आकर विपक्ष जो था वो प्रदर्शन करता था कि हमको अंदर आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। इस तरह की चीजें हुई। तो यानी आप चर्चा से भी भागेंगे और आंकड़े भी आप नहीं देंगे, तो किस तरीके की सरकार है, समझा सकता है सुमित्रा जी? जी बिल्कुल, और आंकड़ों से तो डर ऐसा है अमलेंदु जी कि जितने भी आप देखिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो इंडेक्सेस हैं जिस पर भी भारत की जो वो होती गिरावट दिखाई जाती है, चाहे वो हंगर इंडेक्स है, चाहे प्रेस फ्रीडम की बात है, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स है, हर तरीके से जहां भी हम पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेमोक्रेसी में हम कैसे कमजोर हो रहे हैं, जितने भी आंकड़े आते हैं सबको एक झटके में मोदी सरकार खारिज कर देती है कि हम इसको नहीं मानते, ये वामपंथी है या ये साजिश है भारत के खिलाफ, इस तरह की बात बोल देती है। लेकिन असली बात अभी भी नहीं बताती। जैसे अभी 11 सालों का जो पूरा ढोल पीटा जा रहा है उसमें रोजाना मोदी अपने आंकड़े दे रहे हैं कि कितने किसान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं, इतने किसान अरबपति बन रहे हैं, इतने लोग, अब वो उनके हिसाब से केवल 5.3% लोग जो है भारत में गरीब हैं। अब उनके गरीबी का पैमाना क्या है? मतलब अगर केवल आपको 2 वक्त का खाना मिल गया और आप ये मान रहे हैं कि आप गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, तो फिर बाकी चीजें कहाँ गई? यानी मोदी सरकार जो है इंसानों को इंसान जैसा या उसकी जो एक हम कहते हैं कि मानवीय गरिमा के साथ, एक डिग्निटी के साथ किसी को जीवन जीने ही नहीं देना चाहती। उसका कुछ रवैया इस तरह का हो गया है। मोदी खुद को बताते नॉन बायोलॉजिकल और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो दूसरों को इंसान खुद को नहीं मानते। आपकी मर्जी है, लेकिन आप दूसरों को भी इंसान नहीं मानते, बल्कि उनको आप कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। ये इस समय दिखाई दे रहा है पूरे देश का जो हाल है। और ऐसे में अमलेंदु जी, जब महाकुंभ की बात आती है, ये तो एक केवल भगदड़ पर रिपोर्ट है, उसके अलावा भी हम देखें महाकुंभ को लेकर कितने कितने जो है मिथक यहाँ पर तैयार हुए। जैसे वो 144 साल बाद वाला ही जो है कि इतने साल बाद हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको गलत भी बता रहे हैं। तो आप धर्म को लेकर भी एक खिलवाड़ करते हैं। अभी राम मंदिर को लेकर भी अमलेंदु जी ऐसा ही हुआ, जब आधा अधूरा राम मंदिर बना था, आपने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब आप राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसका एक अलग कार्यक्रम हो रहा है। और जब पूछ रहे हैं कि भाई एक ही जगह 2 प्राण प्रतिष्ठा कैसे, तो जवाब आता है कि वो राम लला थे और ये जो है राजा राम है। ये जो पूरा है, ये क्या लोगों को पूरी तरह से मूर्ख बनाना, उनकी ही धार्मिक भावनाओं का मखौल उड़ाकर और धर्म का उपहास उड़ाकर मोदी जो है क्या पूरे देश को विधर्मी बनाते जा रहे हैं? क्या लग रहा है? सविता जी, हिंदू धर्म बहुत खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से हिंदू धर्म को बहुत खतरा है। और वास्तव में हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कि ये हिंदुओं के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। अब जिस राम मंदिर की सविता जी आप बात करी, तो उस समय तो पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जब बताया गया था। तो जब पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अंदर दूसरी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है? ये सवाल उठ रहे हैं, धर्मगुरु उठा रहे हैं, हम तो उठा नहीं रहे, धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के साथ लगातार छल कर रही है और ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसी तरीके से जब वो राजिम का कुंभ तैयार कर दिया बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर। अब राजिम में कोई कुंभ कहीं है ही नहीं, शास्त्रों में कोई कुंभ है ही नहीं, तो कहाँ से राजिम में कुंभ हो गया? लेकिन वो आरएसएस ने तैयार कर दिया राजिम का कुंभ है। अब राजिम का कुंभ आरएसएस कराता है, राजिम का कुंभ। तो ये हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं को ठुकरा रहे हैं और ठुकरा नहीं रहे हैं, बल्कि समित्रा जी उन मान्यताओं को खारिज करके अपना धर्म जो है वो लादने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म नहीं है, जो आरएसएस का धर्म है। तो आरएसएस ना हिंदू धर्म का ठेकेदार है, ना हिंदू है आरएसएस। इनकी गणवेश, इनकी वेशभूषा, इनके विचार सब कुछ जो है हिटलर और मुसोलिनी से आयातित हैं। तो ये विदेशी लोग हैं, विदेशी इनकी विचारधारा है, विदेशी इनकी वेशभूषा है, इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता है भी नहीं। लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ ये हिंदू धर्म पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, मंदिरों पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। वक्फ बिल जो लाया गया, जो वक्फ अधिनियम बनाया गया,
उसके बाद अब हमला अगला जो है वो मंदिरों पर होना है, और मंदिरों पर आरएसएस के कब्जे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये एक लंबी योजना बनाकर आरएसएस और बीजेपी जो है वो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। ये हिंदुओं के जागने का समय है, हिंदुओं को मतलब हिंदू धर्म को खतरा है। आरएसएस और बीजेपी से ये समझना चाहिए और इनको हर क्षेत्र में इनका बहिष्कार जो है किया जाना चाहिए, और हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो हिंदू धर्म का बहुत नाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म का नाम ले लेकर इन लोगों ने सत्ता हासिल कर ली, और जब वो सत्ता हासिल कर लिए तो वो उन लोगों को ही भूल गए जिनके लिए धर्म बना है, यानी इंसानों के लिए धर्म बना है। लेकिन यहाँ पर ये जो जनता है उसको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। महाकुंभ की जो भगदड़ का मामला है ये इसका सबसे बड़ा सबूत एक और है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन ये एक सबूत अभी फिर से सामने आ गया है, या ये एक बात जो है वो फिर से सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि बीबीसी ने अपनी एक पड़ताल की जिसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये पता चला कि जितने मौत के आंकड़े केवल योगी सरकार ने दिए हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। बीबीसी ने बाकायदा उन लोगों की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं, और ये बताया है कि कैसे उन लोगों ने अलग अलग लोगों से मिलकर उनसे पूरे सबूत जुटाए हैं। और उसके बाद जब ये पता चलता है कि 5-5 लाख रुपए नकदी देकर लोगों का मुंह बंद कराया गया, तो ये एक और अधर्म का ही काम है। अन्याय तो है ही, ये अधर्म भी है, अनैतिकता भी है कि आप किसी के मौत के मतलब मृत व्यक्ति के साथ कोई छल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने वो कारनामा भी कर दिखाया। तो बीजेपी, मोदी है तो मुमकिन नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकती है। और ऐसे वक्त में लोगों को शायद अब खुद सचेत होना चाहिए कि जिन लोगों को जिनके आप मुरीद बनते जा रहे हैं कि वो उनके आने से हिंदू धर्म की रक्षा हो रही थी, हिंदू जाग गया है, तो यहाँ पर हिंदू जागा नहीं है, उसको सिरे से बेहोश करने की एक नई कोशिश जो है बीजेपी ने की है। ये महाकुंभ की भगदड़ और उसको जो छुपाने की कोशिश है, ये उसका एक और सबूत है। तो अमलेंदु जी, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।